Hello student, welcome back to my channel Neha Commerce Zone. Today we are going to start another concept of the chapter Issue of Shares, Class 12th. Class 12th in Accountancy, Issue of Shares. आज हम करने जा रहे हैं इस चैप्टर में एक टॉपिक जिसका नाम है Issue of Shares other than cash, right? Shares issued for consideration other than cash. ऑलवेज़ रिमेंबर कि जब कभी भी हम शेयर्स को इशू करते हैं तो हमें कैश मिलता है. कैश लमसम भी मिल सकता है, इंस्टॉलमेंट पे भी मिल सकता है. लमसम पे क्या ट्रीटमेंट होता है ऑलरेडी आपको प्रीवियस वीडियो में बताया हुआ है, उसकी एंट्री किस तरीके से करते हैं. और अगर इंस्टॉलमेंट में होता है तो हम किस तरीके से एंट्री करते हैं, राइट. लेकिन कभी कभी जो शेयर्स इशूड होते हैं वो कैश के अलावा भी होते हैं. आपको कैश के अलावा कंसिडरेशन होता है. तो कंपनी जब शेयर्स इशू करती है अदर देन कैश, तो उसके बदले में क्या होता है, कंपनी एसेट परचेज़ कर सकती है या पूरा का पूरा बिज़नेस ले सकती है. तो अगर कंपनी एसेट परचेज़ करती है, पूरा का पूरा बिज़नेस लेती है, तो बदले में वो शेयर्स इशू करती है. ठीक है. तो उसकी अपनी कुछ सेपरेट दो ट्रांजेक्शन्स हैं. वो क्या ट्रांजेक्शन्स होंगी वो आपको नोट करनी है. ठीक है. पहला, अगर कंपनी शेयर्स इशू करते समय एसेट को परचेज़ करती है, राइट. तो हमारी पहली एंट्री क्या होगी, परचेज़ ऑफ एसेट्स में. जब भी हम कभी कोई एसेट परचेज़ करते हैं तो हमारी एसेट का डेबिट बैलेंस होता है, वो इंक्रीज़ होगा तो हम उसको डेबिट करते हैं, राइट. तो हमारी एंट्री होगी सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट. जो भी एसेट्स आपने ली होगी आप स्पेसिफिकली उसका नाम लिख देंगे. तो सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट, एसेट्स आएगा, डेबिट बढ़ेगा तो आप डेबिट करेंगे. और जिनसे लिया है उनका नाम विच इज़ वी आर नोन एज वी आर सेइंग हेयर वेंडर्स अकाउंट. तो इस तरीके से आपकी एंट्री होगी. जब हम एसेट्स परचेज़ कर रहे हैं तो हम इस जर्नल एंट्री को पास करेंगे, सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर्स अकाउंट, राइट. और कितने से, जो आपने परचेज़ कंसिडरेशन का अमाउंट है, जितने आपने परचेज़ जितने अमाउंट से किया होगा तो आप उतने अमाउंट से सन्ड्री एसेट को डेबिट कर देंगे और वेंडर्स को क्रेडिट कर देंगे. ये तब है जब आप एसेट परचेज़ करते हैं. ठीक है. लेकिन अगर आप पूरा का पूरा बिज़नेस परचेज़ करते हो तो क्या होगा, अगर आप पूरा का पूरा बिज़नेस परचेज़ करते हो तो आपकी जो एंट्री होगी वो चेंज हो जाएगी. उसमें आपकी एंट्री होगी ऑन परचेज़ ऑफ बिज़नेस, ऑन परचेज़ ऑफ बिज़नेस. यदि आप बिज़नेस परचेज़ करते हैं तो बिज़नेस परचेज़ में आप एंट्री करेंगे सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट, क्योंकि बिज़नेस में एसेट्स भी आते हैं और लाइबिलिटीज़ भी आती हैं. तो आप पहले सन्ड्री एसेट्स को डेबिट करेंगे. सन्ड्री एसेट्स को डेबिट करने के बाद आपको लाइबिलिटीज़ को भी क्रेडिट करना होगा, राइट. क्योंकि पूरा का पूरा बिज़नेस है तो आप एसेट्स के साथ लाइबिलिटीज़ को भी क्रेडिट करेंगे. तो आप लिखेंगे टू सन्ड्री लाइबिलिटीज़ अकाउंट, राइट. एंड सेम टू वेंडर अकाउंट, टू वेंडर्स अकाउंट. अगर आपका डेबिट साइड शॉर्ट होता है तो ऑलवेज़ रिमेंबर यू शुड हैव टू बी राइट गुडविल अकाउंट, राइट. अगर बिज़नेस परचेज़ करते टाइम आप जब एंट्री पास करेंगे और आपका डेबिट साइड शॉर्ट होगा तो आप उसको गुडविल लिखेंगे. और अगर क्रेडिट साइड शॉर्ट आता है तो आप लिखेंगे कैपिटल रिज़र्व. क्रेडिट साइड में आप लिखेंगे कैपिटल रिज़र्व अकाउंट और डेबिट साइड में आप लिखेंगे गुडविल अकाउंट. परचेज़ कंसिडरेशन जनरली वो अमाउंट होता है जब परचेज़ कंपनी के द्वारा अमाउंट पे किया जाता है जब वो कोई एसेट परचेज़ करते हैं, बिज़नेस परचेज़ करती है दूसरे एंटरप्राइज से. तो कई बार क्या होता है कि हमें कोई चीज़ गिवन नहीं होती है, हमें इट मे बी गिवन इन द क्वेश्चन, अदरवाइज इट इज़ इक्वल टू द नेट एसेट्स, है ना. जनरली तो वो नेट एसेट्स के इक्वल के बराबर होती है, लेकिन कभी अगर क्वेश्चन में गिवन होता है तो उस केस में आपको सन्ड्री एसेट्स को सन्ड्री लाइबिलिटीज़ के साथ माइनस करना पड़ता है. जब आप माइनस करते हो तो ऑलवेज़ रिमेंबर, अगर आपका परचेज़ कंसिडरेशन ज़्यादा है आपके नेट एसेट से
तो डिफरेंस जो है वो डेबिट साइड में जाएगा, विच इज़ गुडविल। ओके, और इसको आप रिकॉर्ड करेंगे। अगर परचेज कंसिडरेशन कम होता है, लेस होता है नेट एसेट से, तो उस केस में जो भी डिफरेंस होगा वो आपका क्रेडिट होगा कैपिटल रिजर्व में। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अच्छा कॉन्सेप्ट है, इजी टॉपिक है, एग्ज़ाम में आ जाता है, इसलिए इसको अच्छे से आपने पढ़ना है। 2 एंट्रीज़ हैं, ये एंट्रीज़ आपको याद हो जानी चाहिए। और आप शेयर जब इशू करते हो किस तरीके से इशू करते हो वो आपको ध्यान रखना है। सिंपल है क्वेश्चंस भी बहुत सिंपल हैं। मैं आपको अभी बताऊंगी किस तरीके से करना है, तो आप कर पाएंगे। ठीक है, तो पहले हमने हमारा कॉन्सेप्ट, फिर दोबारा से मैं रिवीजन के पॉइंट पे बोल रही हूँ। हमारा कॉन्सेप्ट है कि हम शेयर को इशू कर रहे हैं, लेकिन कंसिडरेशन में हमें कैश नहीं मिल रहा। कंसिडरेशन में हम 2 चीज़ें ले सकते हैं, या तो हम एसेट्स ले रहे हैं, ठीक है, और या फिर हम पूरा का पूरा बिजनेस ले रहे हैं। यदि हम एसेट्स लेते हैं तो एसेट टू वेंडर करते हैं, जो मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड में बताया कि क्या उसकी एंट्री होगी। और अगर हम पूरा का पूरा बिज़नेस परचेज़ करते हैं तो हम ये वाली एंट्री करते हैं। और एसेट या बिज़नेस के बदले में हम जो अमाउंट पे करते हैं उसे परचेज़ कंसिडरेशन कहते हैं। यदि हमारा परचेज़ कंसिडरेशन ज़्यादा होगा हमारी एसेट से, तो जो भी डिफरेंस होगा वो गुडविल में जाएगा। और अगर हमारा परचेज़ कंसिडरेशन कम होगा नेट एसेट से, तो जो भी डिफरेंस होगा वो आपका कैपिटल रिजर्व में जाएगा, जो कि इस एंट्री में आपको दिख पा रहा होगा। अच्छा, अब हमने एसेट्स ले लिए या हमने बिज़नेस ले लिया, अब हम बदले में क्या करेंगे? बदले में हम क्या देंगे उनको? शेयर्स इशू करेंगे। अब शेयर्स जो इशू होंगे या तो पार पे होंगे या प्रीमियम पर होंगे, ठीक है ना। वेंडर्स को जो शेयर्स इशू होंगे तो उनकी क्या एंट्री होगी वो भी एक बार देख लीजिएगा। ऑन इशू ऑफ शेयर्स, इसके बाद हम शेयर्स को इशू करेंगे, तो ऑन इशू ऑफ शेयर्स, जब हम शेयर्स को इशू कर रहे हैं तो 2 केसेस होंगे यहाँ पे। या तो एक बार होगा हमारा पार, एट पार, और एक होगा हमारा प्रीमियम, दैट इज़ एट प्रीमियम, राइट। तो पार में क्या एंट्री होगी और प्रीमियम में क्या एंट्री होगी उसको ज़रा ध्यान से देखेंगे। हमारा अगर हम शेयर्स इशू कर रहे हैं वेंडर को पार पर, तो हमारी स्पेसिफिक जो एंट्री होगी वो होगी वेंडर्स अकाउंट डेबिट, वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर्स कैपिटल अकाउंट। और जो भी आपने शेयर्स अलॉट किए हैं उनकी जो वैल्यू होगी वो आप लेंगे। दूसरा होता है आपका शेयर्स इशू टू वेंडर एट प्रीमियम, तो उसके इसमें जो हमारी एंट्री होगी वो होगी वेंडर्स अकाउंट डेबिट, वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, राइट, टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, ये हमारी एंट्री होगी। शेयर इशू करेंगे पार पर तो हमारी एंट्री होगी वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और अगर प्रीमियम पर होगी तो वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। अच्छा, जब आपको नंबर ऑफ़ शेयर्स जो इशू किए गए हैं वो अगर आपको कैलकुलेट करने हो तो आप कैसे करेंगे वो भी एक बार देख लीजिए नोट में। नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड, नंबर ऑफ़ शेयर्स टू बी इशूड, यदि नंबर ऑफ़ शेयर्स इशूड होते हैं तो क्या एंट्री होती है आपकी? बेसिकली एंट्री होगी परचेज़ कंसिडरेशन, यानी कि जो भी आप अमाउंट पे कर रहे हैं तो आप परचेज़ कंसिडरेशन लिखेंगे, और परचेज़ कंसिडरेशन को आप डिवाइड कर देंगे इशू प्राइस ऑफ अ शेयर। जो भी आपका इशू प्राइस होगा आपके शेयर का, पार पर होगा तो पार वाली वैल्यू, प्रीमियम पर होगा तो प्रीमियम वाली वैल्यू, ठीक है, ऑफ अ शेयर। तो आप इस तरीके से परचेज़ कंसिडरेशन को डिवाइड कर देंगे इशू प्राइस से शेयर के, तो आपका नंबर ऑफ़ शेयर्स जो इशू किए गए हैं वो आपको पता लग जाएंगे, ठीक है। इसी में कई बार क्या होता है कि प्रमोटर्स को शेयर इशू करते हैं या अंडरराइटर्स को शेयर इशू करते हैं, उसकी भी एक एंट्रीज़ हैं जो मैं आपको बताऊंगी। तो पहले मैं जो आपको ये कॉन्सेप्ट बताया है, इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड आपको कुछ क्वेश्चंस कराती हूँ, फिर उसके बाद हम फर्दर उस टॉपिक पर चलेंगे, या तो इसी वीडियो में या मेरी नेक्स्ट वीडियो में। क्लियर है? तो अभी हम एक एग्जांपल ले लेते हैं और इस एग्जांपल को सॉल्व करते हैं किस तरीके से हमें इस क्वेश्चन को करना है। तो आपने सारी एंट्रीज आई होप लिख ली होंगी।
मैं अब आपके साथ क्वेश्चन लिख रही हूँ, क्वेश्चन को आपको एक्सप्लेन करूँगी और क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करना है ये भी आपको बताऊँगी, तो उसको थोड़ा सा आपने ध्यान रखना है। क्लियर है? चलिए, मेरे साथ साथ मैं क्वेश्चन यहाँ पे डिफाइन कर रही हूँ, आपको क्वेश्चन को भी लिखना होगा। ये स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्वेश्चन का एक काम कीजिएगा, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। तो हमारा एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल रत्नाकार लिमिटेड, रत्नाकार लिमिटेड। रत्नाकार लिमिटेड जो है उन्होंने एसेट को परचेज़ किया, परचेज एसेट्स। रत्नाकार ने जो एसेट्स परचेज़ की हैं जेसी लिमिटेड से, तो वो हमारा डेफिनेटली वेंडर है, जेसी लिमिटेड, ठीक है, फॉर रुपीज़ 18 लाख, फॉर रुपीज़ 18 लाख, पेबल इन फुली पेड, पेबल इन fully paid equity shares, fully paid equity shares, equity shares of rupees 10 each. No, it's not 10, it's 100, 100 each. Right? Now you have to pass the journal entry in the books of रत्नाकार लिमिटेड। रत्नाकार लिमिटेड के बुक्स में आपने एंट्री को पास करना है। जो शेयर्स इशू हैं वो पार पर भी हुए हैं, एट पार, और सेकेंडली प्रीमियम पर भी हुए हैं, एट प्रीमियम। प्रीमियम जो है वो है आपका 20%, 20%। रत्नाकार लिमिटेड ने एसेट परचेज किया वेंडर से, वेंडर का नाम जेसी लिमिटेड है, 18 लाख में, और फुली पेड किए हैं इक्विटी शेयर्स, एक शेयर 100 रुपीज़ का है, पार पर किए हैं और प्रीमियम पर करे हैं। तो क्या एंट्री होगी, किस तरीके से करना है वो आप देखिएगा, ठीक है। तो पहली एंट्री तो हमें हमारी एसेट परचेज करने की होगी। तो अब स्पेसिफिक एसेट नहीं है तो हम वर्ड यूज़ कर लेंगे सन्ड्री एसेट, राइट। तो हमारी जर्नल एंट्री क्या होगी आंसर में, हमारी जर्नल एंट्री होगी सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट। हमारा जो एसेट है वो डेबिट हो जाएगा, और 18 लाख की आपने पेमेंट की है, ठीक है। और वेंडर का नाम क्या है, वेंडर का नाम जेसी लिमिटेड है, तो आप टू जेसी लिमिटेड करेंगे, राइट। डेबिट साइड में आप लिखेंगे 18 लाख और क्रेडिट साइड में भी आप लिखेंगे 18 लाख, राइट। तो इस तरीके से आपकी ये एंट्री हो जाएगी। और नरेशन में आप सीधे सीधे लिख देंगे एसेट्स परचेज्ड, एसेट परचेज्ड फ्रॉम जेसी लिमिटेड। जेसी लिमिटेड से आपने एसेट को परचेज कर लिया, ठीक है। अब दो केसेस हैं, तो पहले इस केस की एंट्री, फिर इस केस की एंट्री आपको बताती हूँ कि जेसी लिमिटेड से हमने एसेट परचेज कर लिया, तो उसके बाद अब हमें शेयर्स इशू करने होंगे। अब जो हम शेयर्स इशू कर रहे हैं तो हम क्या एंट्री करेंगे वो हम देखते हैं, ठीक है। तो वो एक बार देख लीजिएगा, हमने इक्विटी शेयर्स इशू करे हैं तो पार पर क्या एंट्री होगी तो वो आप देखिएगा। पहली जो हमारी एंट्री होगी इक्विटी शेयर इशू करने की वो होगी वेंडर्स अकाउंट डेबिट, दैट इज़ जेसी लिमिटेड अकाउंट, जेसी लिमिटेड अकाउंट डेबिट जेसी लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिज़र्व अकाउंट। तो इस तरीके से हमारी एंट्री होगी। पहले हम प्रीमियम की बता देती हूँ, फिर मैं आपको, अभी तो हमें प्रीमियम की बता देती हूँ, उसके बाद मैं आपको पार की बता दूँगी। दोनों एंट्रीज़ लिख देती हूँ। पहले ये एंट्री होनी थी पार की, देन प्रीमियम की होनी थी, कोई बात नहीं, पहले प्रीमियम की बता देती हूँ आपको। और पार की होगी जेसी लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। यही मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड में भी बताया था कि पार पे आपकी ये एंट्री होगी और प्रीमियम पे आपकी ये एंट्री होगी, ठीक है। अब हमारा परचेज कंसिडरेशन कितना है, अगर नंबर ऑफ़ शेयर्स हमें कैलकुलेट करना है, हमारा परचेज कंसिडरेशन कितना है वो देखिएगा अभी।
हमारा परचेज कंसिडरेशन जो था वो था 18 लाख, रिमेंबर 18 लाख था हमारा, राइट। और डिवाइड करना था हमें इशू ऑफ प्राइस से, इशू ऑफ प्राइस। अब एक पार पे है और एक प्रीमियम पर है, एक शेयर की वैल्यू 100 है, पार वाले पर आप 100 से डिवाइड करोगे और प्रीमियम वाले पर आप कितने से करोगे, 18 लाख डिवाइडेड बाय 120। अब ये 120 कहाँ से आया, 20% प्रीमियम था, आप 100 का 20% निकालेंगे 20 आएगा, प्रीमियम ऐड होगा तो 100 में आपने 20 को प्लस किया तो कितना आया 120, क्योंकि परचेज कंसिडरेशन में आपको शेयर इश्यू प्राइस से जो होता है उसको डिवाइड करना पड़ता है, शेयर का जो इश्यू प्राइस है। अब ये पार है तो आपने 100 से किया, ये प्रीमियम है तो आपने 120 से किया। आप इसको लोएस्ट फॉर्म में लेकर के आएंगे तो ये आपके आ जाएंगे नंबर ऑफ़ शेयर्स 18,000, ये आपकी 18,000 नंबर ऑफ़ शेयर्स आएंगे। और अब आप इसको लोएस्ट में करोगे तो आपके नंबर ऑफ़ शेयर्स आएंगे 15,000 नंबर ऑफ़ शेयर्स, ये आपके लोएस्ट होंगे 15,000 नंबर ऑफ़ शेयर्स। अब हमें क्या करना है वो देखिएगा, जो प्रीमियम है हमारी एंट्री प्रीमियम में 15,000 से रही है एंट्रीज़, तो हम यहाँ पर करेंगे 15,000, राइट, 15,000 मल्टीप्लाई में 120 और शेयर कैपिटल पर हमारा जाएगा 15,000 मल्टीप्लाई में 100 और यहाँ हमारा प्रीमियम है तो जाएगा हमारा 15,000 मल्टीप्लाई में 20, क्योंकि 20 रुपीज़ हमारा प्रीमियम है। तो डेबिट में यहाँ जाएंगे 18 लाख, राइट, क्रेडिट साइड में आपके यहाँ जाएंगे 15 लाख, राइट, और 3 लाख हमारे जाएंगे सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में, ओके। और हमारा नरेशन क्या होगा, हमारा नरेशन में आएगा इशू ऑफ 15,000, इशू ऑफ 15,000 शेयर्स ऑफ ₹100 ईच, ऑफ ₹100 ईच at a premium of 20%, at a premium of 20%। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, राइट, कि जेसी लिमिटेड वेंडर था, वेंडर को हमने शेयर इशू किए, वो भी सिक्योरिटी प्रीमियम पे किए, तो जेसी लिमिटेड को हमने डेबिट किया, वो पूरा 120 से होगा। इक्विटी शेयर कैपिटल में आपने 100 लिखा, सिक्योरिटी प्रीमियम 20 था तो आपने नंबर ऑफ शेयर से 20 को डिवाइड कर दिया। पार में क्या होगा, हेयर वी हैव द नंबर ऑफ शेयर्स इज 18,000 और 18,000 को आप मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, बिकॉज ये पार पर है, तो दोनों ही केसेस में 18,000 से आपका 100 से डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका डेबिट साइड में भी 18 लाख आएगा, राइट, और क्रेडिट साइड में भी आपका 18 लाख आएगा। तो इस तरीके से हमारी ये बेसिक एंट्रीज होती हैं जब कंपनी शेयर इशू करती है, बट कंसिडरेशन में कैश नहीं होता, एसेट या फिर पूरा का पूरा बिजनेस होता है। और हमें उसके लिए नंबर ऑफ़ इक्विटी शेयर्स यदि निकालना है तो हमें ये फॉर्मूला लगाना पड़ता है, परचेज कंसिडरेशन डिवाइडेड बाय इशू ऑफ अ प्राइस, राइट। अब वो डिपेंड करता है इशू ऑफ प्राइस क्या है शेयर का, पार है तो आप पार की वैल्यू लेंगे और अगर प्रीमियम है तो उसमें प्रीमियम ऐड करके लेंगे। ये मैंने आपको क्वेश्चन कराया जहाँ पे आपने बिज़नेस को आपने एसेट को परचेज़ किया, ठीक है। अभी अगर पूरा का पूरा बिज़नेस परचेज़ करते हैं तो किस तरीके से क्वेश्चन आएगा, किस तरीके से आप उसकी एंट्री करेंगे वो भी देख लेते हैं। वहाँ पर आपको जो पूरे के पूरे बिज़नेस की बात की जा रही है तो वहाँ पे आपको एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ सारी चीज़ें गिवन होंगी। तो लेट्स स्टार्ट एट द अनदर एग्जाम्पल, राइट। तो एग्जाम्पल को बहुत अच्छे से मेरे साथ साथ समझेंगे और उसका स्क्रीनशॉट लेते रहेंगे और क्वेश्चन को घर में भी रिवाइज करेंगे वंस अगेन, राइट। राजन लिमिटेड परचेज्ड अ रनिंग बिजनेस। राजन लिमिटेड ने एक रनिंग बिजनेस जो है वो परचेज किया, राइट, परचेज्ड रनिंग बिजनेस, राइट, फ्रॉम विकास लिमिटेड। विकास लिमिटेड से परचेज किया है, तो विकास लिमिटेड क्या हो गया, विकास लिमिटेड हमारे वेंडर हैं, ठीक है। राजन लिमिटेड ने रनिंग बिजनेस परचेज किया विकास लिमिटेड से फॉर अ सम ऑफ रुपीज़, अमाउंट क्या बताया, फॉर अ सम ऑफ रुपीज़ 2,50,000, ओके। दिस इज़ द अमाउंट 2,50,000, 2,50,000, ओके। पेबल 2,50,000 है, लेकिन पेबल में क्या लिखा है, पेबल 2,20,000 रुपीज़ इन फुली पेड इक्विटी शेयर्स, ₹2,20,000 in fully
पेड इक्विटी शेयर्स, fully paid equity shares of rupees 10 each। एंड जो भी बैलेंस बचा, जो आपने 2.5 लाख रुपए पे किए हैं, उसके बदले में आपने 2,20,000 के तो शेयर इशू कर दिए और एक शेयर की वैल्यू 10 रुपीज़ है। और जो भी बैलेंस बचा बाय अ बैंक ड्राफ्ट, ओके, बाय अ बैंक ड्राफ्ट। नाउ the assets and liabilities are follows, the assets and liabilities are as follows। और बिजनेस में पूरे के पूरे एसेट्स और लाइबिलिटीज़ की क्या वैल्यूज़ हैं वो आपको गिवन है। एसेट्स में हमें प्लांट एंड मशीनरी गिवन है, प्लांट एंड मशीनरी विच इज़ 90,000। इसके अलावा हमें गिवन है बिल्डिंग, बिल्डिंग इज़ अगेन फॉर 90,000। बिल्डिंग भी हमें कितना गिवन है, 90,000 हमें गिवन है, ओके। सन्ड्री डेटर्स, सन्ड्री डेटर्स हमें गिवन है 30,000, तो सन्ड्री डेटर्स में हम लिखेंगे 30,000। स्टॉक भी हमें गिवन है, स्टॉक की जो वैल्यू है विच इज़ 50,000, स्टॉक की वैल्यू हमें 50,000 दी हुई है। कैश इज़ गिवन, कैश ऑफ रुपीज़ 20,000, तो 20,000 का हमें कैश गिवन है। Then sundry creditors, we have sundry creditors also, तो sundry creditors is of rupees 20,000, right। तो इस तरीके से हमें assets and liabilities given है, this is 20,000। You have to journalize the above transaction, आपने transactions को journalize करना है, right। आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। आप क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करवा देती हूँ कि किस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, राइट। चलिए, जो हमने पूरी की पूरी बिज़नेस हमने परचेज़ किया है तो हम उसकी स्पेसिफिक एंट्री करते हैं। जितनी भी एसेट्स हमने ली हैं उनको हम डेबिट करेंगे, तो मेरे साथ साथ करिए। प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, sundry debtors account debit, stock account debit, cash account debit, ये सब हमारी एसेट्स हैं, ठीक है। लाइबिलिटीज़ में हमारे पास सिर्फ सन्ड्री क्रेडिटर्स हैं, टू सन्ड्री क्रेडिटर्स अकाउंट, टू वेंडर अकाउंट, वेंडर में आपका विकास आ जाएगा तो आप लिखेंगे टू विकास लिमिटेड। अब हम देखेंगे कि हमारा परचेज कंसिडरेशन नेट एसेट से हमारा ज़्यादा है या कम है, क्या है, उस हिसाब से हम निकालेंगे कि गुडविल आएगा कि कैपिटल रिजर्व आएगा। प्लांट एंड मशीनरी हमें 90,000 गिवन थी, ये डेबिट में लिख देते हैं, क्रेडिट में। बिल्डिंग हमें 90,000 गिवन थी, सन्ड्री डेटर्स हमें 30,000 गिवन थे, स्टॉक हमें 50,000 गिवन था, कैश हमें 20,000 गिवन था, कैश हमें 20,000 गिवन था, और क्रेडिटर्स की वैल्यू हमें 20,000 गिवन थी। और वेंडर्स के लिए हमें स्पेसिफिकली बोला गया था कि जो अमाउंट पे कर रहे हैं वो 2,50,000 कर रहे हैं। अब हमें देखना है कि कौन सी साइड शॉर्ट आ रही है, आपकी डेबिट या क्रेडिट। आप इन सभी का टोटल करेंगे और आप इन सभी का टोटल करेंगे, तो टोटल करने पे आपको पता लग रहा होगा कि 10,000 से डेफिशिएंसी आ रही क्रेडिट साइड में, 10,000 से कम है, क्योंकि ये ऊपर का टोटल जो और होगा डेबिट साइड का वो 2,80,000 आ रहा है और क्रेडिट साइड का 2,70,000 आ रहा है। तो जो 10,000 की आपकी कमी है, जो डिफरेंस कम आ रहा है, तो आप उसको लिखेंगे टू कैपिटल रिजर्व, जो क्रेडिट साइड शॉर्ट है, तो आप यहाँ पर लिखेंगे टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट एंड दिस इज़ द बैलेंसिंग फिगर, ये आपका बैलेंसिंग फिगर है। और यहाँ पे आप अमाउंट लिखेंगे 10,000, राइट, ये अमाउंट आपका आ जाएगा 10,000। और नरेशन में आप लिखेंगे बिजनेस ऑफ विकास, बिजनेस ऑफ
विकास लिमिटेड परचेज्ड, विकास लिमिटेड परचेज्ड, ये हमारा नरेशन हो जाएगा। ठीक है, हमने यहाँ पे पूरा का पूरा जो बिज़नेस है उसको परचेज़ कर लिया है, और बिज़नेस को परचेज़ करने के बाद अब आपको शेयर इशू करने हैं। शेयर इशू करेंगे कैसे, वो एक बार आप देख लीजिए। तो हमारी जो एंट्री होगी वो हमारी एंट्री होगी विकास लिमिटेड, विकास लिमिटेड डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, क्योंकि पार पर ही था, ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन आपने उसको जो है विकास का जो टोटल अमाउंट था वो 2,50,000 था, राइट, लेकिन आपने 30,000 बैंक ड्राफ्ट के थ्रू रिटर्न भी कर दिया है, बैलेंस जो था बैंक ड्राफ्ट। तो यहाँ पर तो आपका शेयर कैपिटल में 2,20,000 जाएगा, और आप यहाँ पे टू बैंक अकाउंट लिखेंगे, और बैंक अकाउंट में जो रिमेनिंग है वो 30,000 आप यहाँ पर लिख देंगे। और नरेशन में आप लिखेंगे परचेज, परचेज कंसिडरेशन, परचेज कंसिडरेशन, परचेज कंसिडरेशन पेड टू, परचेज कंसिडरेशन paid to Vikas Limited by issue 22,000 equity shares, by issue of 22,000 equity shares, 22,000 equity shares of rupees 10 each, of rupees 10 each, and balance by bank draft, राइट, बैलेंस बाय बैंक ड्राफ्ट। अब ये 22,000 कैसे आया, आपका जो अमाउंट था पीसी था, राइट, वो कितना था 2,20,000 जा रहा है, उसको डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ़ शेयर्स से 10 से, तो नंबर ऑफ़ शेयर्स आ जाएंगे आपके 22,000। तो इस तरीके से आपकी ये एंट्री जो है वो हो जाएगी। आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर होगा, और जिस तरीके से मैंने आपको क्वेश्चन को समझाया वो भी आपको क्लियर हो गया होगा, राइट। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं हम इसी से रिलेटेड, जहाँ पे आप पूरा का पूरा एसेट परचेज़ कर रहे हो, लेकिन आपने जो इशू किया है वो सिक्योरिटी प्रीमियम पर किया हुआ है। तो इस केस में क्या होता है, तो एक बार एक और एग्जांपल आप मेरे साथ देखिएगा। जनरल ट्रेड लिमिटेड, जनरल, इट्स ई, जनरल ट्रेड्स लिमिटेड, जनरल ट्रेड लिमिटेड purchased a running business of Pawan Retail Limited, purchased a running business of Pawan Retail Limited for rupees 6 lakh, for rupees 6 lakh, payable, it's 6 lakh, ये 6 lakh है, 6 lakh payable, 10% by check, 10% by a check, right, and balance by issue of fully paid, issue of fully paid equity shares of rupees 100 each, of rupees 100 each, at a premium of 20%, राइट। और हमारी कुछ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ हैं जो टेक ओवर हुई हैं, उसके लिए मैं अलग से आपको स्लाइड में लिख के देती हूँ वो कंसेप्ट, वो वैल्यूज़। यहाँ पे क्वेश्चन में सिर्फ इतना कहा गया है कि जो जनरल ट्रेड है
उसने एक रनिंग बिजनेस परचेज़ किया पवन रिटेल लिमिटेड का 6 लाख रुपीज़ का 10% चेक के थ्रू एंड बैलेंस शेयर इशू किए। एक शेयर 100 रुपीज़ का है, प्रीमियम 20% है। तो क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ की वैल्यूज़ जो हैं वो मैं आपको बता रही हूँ, तो वो भी देख लीजिएगा। एसेट्स की और उसकी वैल्यूज़ जो हैं वो देखिए एक बार। पर्टिकुलर्स में हमारे पास कौन कौन सी एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ हैं वो आप देख लो, और बुक वैल्यू क्या है वो भी देख लीजिए। व्हाट आर दी बुक वैल्यूज़ ऑफ दीज एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़, और हमारी एग्रीड वैल्यू, राइट, हमारी जो एग्रीड वैल्यू है वो क्या क्या है। ये सब अमाउंट में रुपीज़ में है। तो हमारा सबसे पहले जो है वो है बिल्डिंग, राइट, और बिल्डिंग की जो बुक वैल्यू थी विच इज़ 2 लाख, बिल्डिंग की बुक वैल्यू है 2 लाख और एग्रीड वैल्यू है 2,60,000। तो हमें एग्रीड वैल्यू ही लेनी है, ठीक है ना। फिर आता है हमारा प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी में जो बुक वैल्यू है विच इज़ 1,50,000, राइट, और एग्रीड वैल्यू है आपका 1 लाख। उसके बाद स्टॉक लेते हैं। स्टॉक में हमारे पास जो वैल्यू है वो है 2,20,000 और एग्रीड वैल्यू है आपके पास 2 लाख। और ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल वो हमारे पास है 1,20,000 जो हमारी बुक वैल्यू में है, और एग्रीड वैल्यू है हमारी 1 लाख, राइट। उसके बाद हमारा आता है ट्रेड पेबल। ट्रेड पेबल में हमारे पास आता है बुक वैल्यू 70,000 और एग्रीड वैल्यू है हमारा 80,000। नाउ यू हैव टू पास द जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ जनरल ट्रेड्स लिमिटेड। So here the question is completed. So how we solve this question? Just let's start it. तो हमारी एंट्री आपको पता ही है, सारे के सारे स्पेसिफिक जितने भी एसेट्स हैं उनको हमें डेबिट करना होगा। तो क्वेश्चन आपके पास होगा, वहाँ से नोट करते जाएंगे। हमने बिल्डिंग ली थी तो बिल्डिंग को हम डेबिट करेंगे विच इज़ फॉर 2,60,000। वी विल टेक फ्रॉम द एग्रीड वैल्यू, नॉट फ्रॉम द बुक वैल्यू, राइट। तो 2,60,000 हम लेंगे एग्रीड वैल्यू। आफ्टर दैट वी हैव टेकन प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी की जो एग्रीड वैल्यू थी वो थी 1 लाख, तो हम यहाँ पर 1 लाख लेंगे। फिर उसके बाद था हमारा स्टॉक। स्टॉक की वैल्यू जो थी एग्रीड वैल्यू वो थी हमारी 2 लाख, तो हम 2 लाख लेंगे यहाँ पे, इट्स 2 लाख। स्टॉक के बाद हमारा ट्रेड रिसीवेबल था, तो ट्रेड रिसीवेबल की वैल्यू लेंगे। ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट डेबिट जो था हमारा एग्रीड वैल्यू 1 लाख, राइट। और क्रेडिटर्स थे हमारे, तो हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे टू ट्रेड पेबल्स अकाउंट, टू ट्रेड पेबल्स अकाउंट, जो कि हमारी उसकी वैल्यू थी 80,000, तो हम क्रेडिट साइड में वो 80,000 भी लिख देंगे। और जो हमारे वेंडर्स थे दैट इज़ पवन रिटेल लिमिटेड, उनका जो अमाउंट था वो 6 लाख था, तो आप टू पवन लिमिटेड लिख देंगे कितना, 6 लाख, राइट। तो इस तरीके से हमने सारी एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ को लिख दिया। अब हमें क्रॉस चेक करना है। और परचेज़ कंसिडरेशन जब हम करते, जब भी कभी हम कोई बिज़नेस परचेज़ करते हैं तो एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ को उसकी एग्रीड वैल्यू पर नोट डाउन करते हैं रादर देन उसकी बुक वैल्यू पर, ठीक है। तो अब उसके बाद अब हम चेक करेंगे, टोटल करेंगे डेबिट साइड का, क्रेडिट साइड का। तो आप देखेंगे कि जो क्रेडिट साइड है वो 6,80,000 है, राइट, और जो डेबिट साइड का टोटल है वो 6,60,000 है। तो 20,000 से डिफरेंस आ गया डेबिट साइड में। तो आप लिखेंगे गुडविल अकाउंट, गुडविल अकाउंट डेबिट, ये आपका बैलेंसिंग फिगर होगा, बैलेंसिंग फिगर, और ये आ जाएगा आपका 20,000, राइट। तो इस तरीके से हमने एंट्री कर दी। और नरेशन में हम क्या लिखेंगे, नरेशन में हम लिखेंगे परचेज़ ऑफ बिजनेस फ्रॉम, परचेज़ ऑफ बिजनेस फ्रॉम पवन रिटेल लिमिटेड। पवन रिटेल लिमिटेड से हमने क्या किया, हमने बिज़नेस को परचेज़ किया, तो ये हमारा नरेशन आ जाएगा। अब हम शेयर्स को इशू करेंगे। जब शेयर्स को इशू करेंगे प्रीमियम पर तो किस तरीके से करेंगे ये हम देख लेते हैं, राइट। चलिए सेकेंड एंट्री देखते हैं। सेकेंड एंट्री जो होगी हमारी वो क्या होगी, वो होगी हमारी पवन रिटेल
पवन रिटेल लिमिटेड डेबिट टू बैंक अकाउंट, क्योंकि 10% पे कर रहे हो। आपका अमाउंट टोटल कितना था, 6 लाख का अमाउंट था। 6 लाख में से आपने 10% पे करना है, तो 60,000 तो आपने पे कर दिया, ठीक है। तो अब आपका कितना बचा, 4,50,000। तो अब आपने क्या करना है, 5,40,000 बचा है। तो आप शेयर इशू कर रहे हो, तो आप लिखोगे टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, राइट, टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। आपको नंबर ऑफ शेयर्स निकालने हैं। 6 लाख में से 60,000 तो आपने दे दिया था, तो एक्चुअल में जो पीसी था वो था 5,40,000। डिवाइड करते हैं, आपका जो इश्यू प्राइस होता है 100 रुपीज़ का एक शेयर था, 20% है तो 20 रुपीज़ हो गया, 120 हो गया। तो परचेज़ कंसिड्रेशन को 120 से आपने डिवाइड किया, तो आपके 4,500 शेयर्स आ गए। तो 4,500 शेयर्स की आप एंट्री करेंगे, तो आप 4,500 को मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे 100 से, और यहाँ पे आप करेंगे 4,500 को मल्टीप्लाई 20 से, राइट। तो ये आपका आ जाएगा 4,50,000 क्रेडिट में, और ये आपका आ जाएगा 90,000 क्रेडिट में, राइट। और नरेशन में आप लिखेंगे चेक इशूड फॉर रुपीज़ 6 lakh and 4,500 shares at 20% premium to Pawan Retail Limited, ये हमारी नरेशन होगी। तो कुछ इस टाइप से हमारा ये क्वेश्चन जो है वो सॉल्व होगा। तो आप अपनी बुक से जो मैंने आपको एग्जांपल्स बताए ये तो आप करेंगे ही, इनको करने के साथ साथ आप अपनी बुक से भी क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। अगर आपको किसी तरह का कोई डाउट आता है, या आपको कोई कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया, या आपको कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है, तो आप उसको कमेंट बॉक्स में आप सेंड करिएगा, मैं आपको वहाँ पे सॉल्व कराऊँगी, ठीक है। अब उसके बाद जैसे मैंने आपको बताया कि शेयर इशू करते हैं अदर देन कैश में, तो उसी प्रकार कई बार हम शेयर्स जो हैं प्रमोटर्स को भी इशू करते हैं और अंडर राइटर्स को भी इशू करते हैं। तो ये भी एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, इसी में मैं आपको ऐड ऑन कर दे रही हूँ, तो वो भी आप एक बार देख लीजिए कि इशू ऑफ शेयर्स टू प्रमोटर। यदि हम शेयर इशू कर रहे हैं प्रमोटर्स को, इशू ऑफ शेयर्स टू प्रमोटर, यदि हम प्रमोटर्स को क्या कर रहे हैं, हम प्रमोटर्स को इशू कर रहे हैं शेयर्स, तो क्या होता है, बेसिकली कभी कभी कंपनी शेयर्स ना प्रमोटर्स को भी इशू करती है उनकी सर्विसेज की वजह से, जो कंपनी को सर्विसेज देते हैं। अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ तो इस सर्विसेज को वो इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट या फॉर्मेशन एक्सपेंसेस के नाम से जानते हैं, तो हम उसको इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस अकाउंट या प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस अकाउंट के नाम से डेबिट भी करते हैं। तो इसकी हमारी जर्नल एंट्री क्या होती है वो आप लिखिएगा, इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस, इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस और प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू प्रमोटर्स अकाउंट। प्रमोटर्स अकाउंट को आप क्रेडिट करते हैं, ये होता है आप प्रमोटर्स को ड्यू कर रहे हैं, अमाउंट ड्यू टू प्रमोटर्स, राइट। तो पहली एंट्री ये होगी, और सेकंड एंट्री आपकी क्या होगी, सेकंड एंट्री आपकी होगी प्रमोटर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। फिर आप उनको शेयर्स इशू कर रहे हैं, तो शेयर कैपिटल अकाउंट को आप क्रेडिट कर देंगे। ऑलवेज रिमेंबर जो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस होता है वो राइट ऑफ होता है इन द ईयर दे आर इनकर्ड, ठीक है, जिस ईयर वो इनकर्ड होता है उस ईयर में राइट ऑफ करते हैं, और सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व से या फिर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से। तो ये तो था जब हम शेयर इशू कर रहे हैं प्रमोटर्स को। यदि हम अंडर राइटर्स को करते हैं तो क्या होता है वो भी आप एंट्री एक बार देख लीजिए। छोटा सा कॉन्सेप्ट और है, इशू ऑफ शेयर्स टू अंडर राइटर्स। तो बेसिकली अंडर राइटिंग का मतलब क्या होता है, अंडर राइटिंग का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्ट बाय विच अ पर्सन नोन एज अंडर राइटर, ठीक है। तो वो कमीशन के लिए एग्री होता है, वो शेयर्स
टू टेक टू शेयर्स दिस नॉट सब्सक्राइब्ड। एक्चुअल में जो अंडर राइटर्स होते हैं वो भी फंक्शंस परफॉर्म करते हैं और अंडर राइटर्स को हम कमीशन पे करते हैं, कमीशन बेस वो एग्रीड होते हैं। तो उस केस में कंपनी उनको अंडर राइटर्स को भी शेयर इशू करते हैं इंस्टेड ऑफ कि उनको वो कैश पे करें। कैश पे ना करके उनको शेयर्स इशू किए जाते हैं। तो उनकी क्या जर्नल एंट्री होती है वो एक बार देख लीजिए। जो हमारी इसमें पहली एंट्री होती है वो होती है अंडर राइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट, अंडर राइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट टू अंडर राइटर्स अकाउंट टू अंडर राइटर्स अकाउंट। सेकेंड, अंडर राइटर्स, पहली एंट्री जो है वो अंडर राइटिंग कमीशन ड्यू करने की है, ठीक है ना। और सेकेंड एंट्री जो आप शेयर इशू करोगे अंडर राइटर्स को, तो अंडर राइटर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अंडर राइटिंग कमीशन भी राइट ऑफ होता है उस ईयर में जिस ईयर में उसको इशू किया जाता है। कहाँ से? फ्रॉम द सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ये छोटे छोटे दो कॉन्सेप्ट थे जिनकी एंट्रीज आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, और क्वेश्चन में यदि आपसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा तो आपने ये एंट्री को पास करना है, ठीक है। तो मैं एग्जाम्पल आपके साथ यहाँ पे डिस्कस कर लेती हूँ इस क्वेश्चन से रिलेटेड कि किस तरीके से हम इसकी एंट्री करेंगे, वो आप एक बार देख लीजिए। एग्जाम्पल है पेट्रोमैक्स लिमिटेड ने इशू किए 2500 शेयर्स, राइट, 2500 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। पेट्रोमैक्स ने 2500 शेयर्स जो थे वो इशू किए, एक शेयर जो था वो 10 रुपये का था, ओके। एंड उसको किसको फुली पेड अप है of ₹10 each, credited as fully paid to the promoters, ठीक है, to the promoters for the services rendered to incorporate the company, राइट। ये तो हमने आपको इन्फॉर्मेशन दी प्रमोटर से रिलेटेड। एंड ऑल्सो इशूड 2000 shares of ₹10 each, credited as fully paid to the underwriters for their underwriting service, Now you have to pass the generalized transaction. क्वेश्चन क्या कह रहा है? पेट्रोमैक्स लिमिटेड है, 2500 शेयर इशू किए, एक शेयर 10 रुपये का है, फुली पे किया गया प्रमोटर्स को उनके सर्विसेज के लिए, ठीक है, जब कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई। आफ्टर 2000 शेयर्स इशू किए, एक शेयर 10 रुपये का है, फुली पेड है अंडर राइटर्स को अंडर राइटिंग सर्विस के लिए। सीधे सीधे आपको बस वो 4 एंट्रीज जो मैंने आपको बताई हैं वो आपको करनी है। क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं करा के बताती हूँ आपको किस तरीके से आपने इस एंट्री को करना है, ठीक है। तो आपकी पहली एंट्री क्या होगी? आप इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस भी लिख सकते हैं, आप प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस भी लिख सकते हैं। तो आप लिखेंगे इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस, या फिर आप लिख सकते हैं प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, राइट, अकाउंट डेबिट टू प्रमोटर्स अकाउंट 2500 शेयर्स थे, एक शेयर 10 रुपीज़ का था, तो वो 25,000 हो जाएंगे। तो 25,000 आपने डेबिट में लिखा, 25,000 आपने क्रेडिट में लिखा। नरेशन में आप लिखेंगे अमाउंट ड्यू टू प्रमोटर्स, राइट। आपकी सेकेंड एंट्री क्या होगी? फॉर देयर सर्विस। सेकेंड एंट्री आपकी क्या होगी?
शेयर इशू करने की प्रमोटर्स को, तो आपकी एंट्री होगी प्रमोटर्स अकाउंट डेबिट, प्रमोटर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, सेम अमाउंट से होगी विच इज़ 25,000। तो आप डेबिट में लिखेंगे 25,000 और आप क्रेडिट में भी लिखेंगे 25,000, राइट। एंड व्हाट इज़ द नरेशन? नरेशन कुड बी issue of 2,500 shares of ₹10 each to promoters, right। तो इस तरीके से करेंगे आप, बहुत इजी है। मैं नेक्स्ट 2 एंट्रीज़ भी आपको अंडर राइटर की बता देती हूँ, वो भी जैसे मैंने आपको पहला बताया था वैसे ही करना है आपको। तो सबसे पहले आप ड्यू की एंट्री करेंगे, तो आपकी एंट्री देखिएगा क्या होगी। आप लिखेंगे अंडर राइटर कमीशन, अभी आप ड्यू कर रहे हो ना, अंडर राइटिंग कमीशन ड्यू कर रहे हो, तो आप एंट्री लिखोगे अंडर राइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट, अंडर राइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट टू अंडर राइटर। कमीशन को मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है अंडर राइटर्स अकाउंट। अब इसमें जो हमारे नंबर ऑफ़ शेयर्स थे क्वेश्चन में, वो कितने थे? हमारे जो नंबर ऑफ़ शेयर्स थे वो थे 2000, एक शेयर 10 रुपये का था, तो ये हमारा हो जाएगा 20,000, राइट। तो 20,000 आप डेबिट करेंगे, 20,000 आप क्रेडिट करेंगे। नरेशन में लिखेंगे आप अंडर राइटिंग कमीशन ड्यू, राइट, अंडर राइटिंग कमीशन ड्यू, अंडर राइटिंग कमीशन ड्यू। और जो आपकी नेक्स्ट एंट्री होगी वो होगी आपकी शेयर इशू करने की, तो आप लिखेंगे अंडर राइटर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, अंडर राइटर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और सेम अमाउंट जाएगा 20,000 डेबिट में और 20,000 क्रेडिट में। और आपका नरेशन में आएगा इशू ऑफ 2,000 शेयर्स, इशू ऑफ 2,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, दैट इज़ एट पार टू दी अंडर राइटर्स। तो इस तरीके से आपकी एंट्री हो जाएगी, राइट। तो इस तरीके से हमारा ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट, छोटा सा कॉन्सेप्ट विच इज़ इम्पॉर्टेंट एंड ईजी फॉर द बोर्ड, तो ये हमने किया है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, समझ में भी आया होगा। अगर ये समझ में आया है तो इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से पढ़ें और फिर उसके बाद अपने बुक के क्वेश्चंस करें। मैंने पहले भी बोला वीडियो के बीच में, कोई डाउट हो तो मुझे बताएं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरी आगे आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें। थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच।